जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका बुनियादी मकसद क्या है? इट इज़ सीरीज ऑफ रूल्स। प्रोफेशनल्स को सिर्फ ये बताता है कि उन्होंने अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में अपने क्लाइंट्स के साथ किस तरीके से पेश आना है। वो जितनी भी उसमें आपकी हदायत हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आप कोड ऑफ कंडक्ट का नाम देते हो। इसका कोई बेनिफिशियरी भी है? तो इसके 4 बेनिफिशरीज हैं मेरी निगाह में: पब्लिक, क्लाइंट, प्रोफेशनल एंड प्रोफेशन एज ए होल। बात फिर मॉरल्स की भी आती है, एटिकेट्स की भी आती है। हाउ वुड यू लाइक टू एलैबोरेट ऑन दीज थिंग्स? मॉरल्स और एटिकेट्स में फ़र्क ये है कि एटिकेट्स टॉक ऑफ बिहेवियर, आपके ज़िम्मे है सच बोलना और सच का प्रचार करना। और कुरान की एक आयत ये है कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि तावन करो सिर्फ नेकी और तकवा के कामों में। कैनन्स क्या हैं? जो कुछ भी आप समझते हैं अच्छा है उसको आप कैनन डिक्लेयर कर सकते हैं। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें मेरे ख्याल में सबसे पहले अवेयरनेस है वकला साहिबान की खुद। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ बैरिस्टर अहमद सईद एंड आई वेलकम यू टू अनदर शो ऑफ लीगल आई। किसी भी प्रोफेशन की खूबसूरती उसके एथिक्स से वाबस्ता है। इसी तरह वकालत का जो पेशा है वो भी अपनी एथिक्स की वजह से बहुत नुमायाँ है। आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जस्टिस रिटायर्ड सरदार अहमद नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताइए कि वकालत के हवाले से अगर हम देखें तो हम आसान लफ्ज़ों में किस तरह बयान कर सकते हैं कि प्रोफेशन, एथिक्स, वोकेशन, आप इसे किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? ये बैरिस्टर साहब आपने बड़ा अच्छा आज टॉपिक रखा है, और जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि ये 25 से 30 मिनट में शायद हम इसका अहाता ना कर पाएँ, लेकिन जो इसके एक बेसिक्स हैं या जो इसके सेलिएंट फीचर हैं उनको हम डिस्कस कर सकते हैं। 2-3 लफ्ज़ इसमें अगर हम अपने सुनने वालों को पहले क्लियर कर दें तो फिर इसको एक्सप्लेन करना ज़रा ज़्यादा आसान हो जाएगा। पहली बात तो ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि एथिक्स सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं। अब प्रोफेशन क्या है, वोकेशन आपने पूछा क्या है, और इसको मैं एक स्टेप और आगे बढ़ा देता हूँ। वोकेशन से आगे एक और लफ्ज़ भी आपको सुनने को मिलता है जिसे हम ऑक्यूपेशन बोलते हैं। तो इसको 1 बाय 1 देख लेते हैं। वोकेशन जो है इसका जो रूट है वो वोकल है और दैट डिनोट्स कॉलिंग। तो अल्लाह पाक ने जो एक फ़र्द के अंदर एक पैदाइशी खूबी रखी होती जिसे आप इनेट एबिलिटी कहते हो, वो उसको अंदर से एक आवाज़ आ रही होती है कि तुम ये काम करो या मैं ये काम करूँगा। तो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक वो जो काम करता है उसको आप वोकेशन बोलते हो। अच्छा, इसको अब देखेंगे ऑक्यूपेशन के साथ रख के, इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ऑक्यूपेशन एंड वोकेशन। तो ऑक्यूपेशन के बारे में आपसे जब भी कोई पूछता है कि व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, तो वो इन फैक्ट आपके जॉब का नाम पूछ रहा होता है कि आप काम क्या करते हो। तो देयर इज़ सफिशिएंट टू मेंशन, कोई बंदा ये कह सकता है आई एम अ टीचर, आई एम इलेक्ट्रीशियन, आई एम प्लम्बर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ कम्स जो बात आपने की है या जिसके लिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं वो है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल की 2 हैं आपके पास इंग्रेडिएंट्स। वो अगर आप समझें कि किसी शख्स के पास हैं और वो उसकी बुनियाद पे फील्ड में काम कर रहा है तो फिर उसको आप प्रोफेशनल कहेंगे। प्रोफेशनल के लिए एक तो होती है उसके लिए उसकी स्पेशल क्वालिफ़िकेशन। आप जो हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन बार एट लॉ है, अब ये हर बंदे के पास नहीं है। और क्वालिफ़िकेशन प्लस आपकी ट्रेनिंग एंड क्वालिफ़िकेशन जहाँ पे होगी तो है प्रोफेशन भी जॉब, दोनों का ताल्लुक है कैरियर से ही, वोकेशन का भी प्रोफेशन का भी। लेकिन वहाँ पे मुमकिन है क्वालिफ़िकेशन उसके पास कोई हो, उसकी सोच के मुताबिक जो वो काम करना चाह रहा था, लेकिन वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं है। आपके पास ट्रेनिंग है। जब आप इस फील्ड में आए थे तो स्ट्रेट अवे आते ही आपने ये वकालत शुरू नहीं कर दी थी, तो आप किसी सीनियर के साथ आप अटैच हुए थे, 6 माह आपने काम किया था। और ये वैसे ही जो काम हम करते हैं ये ऑन जॉब ट्रेनिंग है, ये दिन ब दिन रोज़ आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है।
अच्छा, अब इस काम को करना कैसे है, किस तरीके से ये किया जाए तो इसमें ज़्यादा निखार पैदा होगा, किस तरीके से किया जाए तो करने वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके लिए जो हमारे सीनियर्स थे या सुपर सीनियर्स थे या जो हमारे इदारे हैं जिनको हम बार एसोसिएशंस कहते हैं, उन्होंने वक्तन फ़वक्तन जो है वो हमारे लिए कुछ असूल व ज़वाबित वज़ा किए हुए हैं कि वकील साहबान जो हैं जब वो अपना पेशा वाराना काम करेंगे तो उनसे दीगर लोग जो हैं, जो उनसे वाबस्ता या मुंसलिक लोग हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती, तो इनको आप प्रोफेशनल एथिक्स बोलते हो। अच्छा, अब ये बताइए, बेसिंग अपॉन व्हाट यू हैव जस्ट सेड, अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाएं तो बात फिर मॉरल्स की भी आती है, एटिकेट्स की भी आती है। हाउ वुड यू लाइक टू एलैबोरेट ऑन दीज थिंग्स? देखिए, एटिकेट्स का लफ्ज़ जो है वो पंजाब बार कौंसिल के रूल्स हैं जो 1976 में, उसमें भी इस्तेमाल हुआ है। और जो फर्दर आपने एक और लफ्ज़ बोल दिया है वो मॉरल्स का है। मॉरल्स और एटिकेट्स में फ़र्क ये है कि एटिकेट्स टॉक ऑफ बिहेवियर, आप इसको ये कह लीजिए कि ए पोलाइट कोड या एक कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन ए सोसाइटी या इनफॉर्मल, ये एटिकेट है, ठीक है जी। और जो आपने मॉरल्स बोला है, मॉरल्स सिर्फ इनफरादी होते हैं। एक चीज़ को मैं सही समझता हूँ, आप सही नहीं समझते, या हम दोनों उसको ठीक समझते हैं, कोई तीसरा बंदा उसे एग्री नहीं करता, तो वो मॉरल्स हैं, वो मेरे मॉरल्स हैं या आपके हैं। अच्छा सर, ये बताइए, जो कोड ऑफ कंडक्ट है वकला के हवाले से, उसका बुनियादी मकसद क्या है, पर्पस क्या है, अगर हम आसान लफ्ज़ों में समझा सकें? इट इज़ सीरीज़ ऑफ रूल्स जो आप प्रोफेशनल के लिए मरबूत करते हो, और वो प्रोफेशनल्स को सिर्फ ये बताता है कि उन्होंने अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में अपने क्लाइंट्स के साथ किस तरीके से पेश आना है। वो जितनी भी उसमें आपकी हदायत हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको आप कोड ऑफ कंडक्ट का नाम देते हो। और इसका बुनियादी मकसद जो होता है वो ये होता है कि ये प्रोफेशन में एक ट्रस्टवर्दीनेस पैदा करती है, चूँकि आपके क्लाइंट को ये पता होता है, इसकी वजह से एक ट्रांसपेरेंसी आती है, और वो जो क्लाइंट है उसका फेथ बढ़ता है, उसको पता होता है कि मेरे मामले से किस तरीके से डील किया जाएगा। सो दैट इज़ कॉल्ड कोड ऑफ कंडक्ट। अच्छा सर, ये बताइए, क्या इसका कोई बेनिफिशरी भी है? कोड ऑफ कंडक्ट का, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट के बहुत से बेनिफिशरी हैं। सबसे पहले तो कोड ऑफ कंडक्ट का जो बेनिफिशरी है वो पब्लिक है, ठीक है जी, इसलिए कि पब्लिक को ये एश्योरेंस मिलती है कोड ऑफ कंडक्ट से, और आपके प्रोफेशन के बारे में उसका एतमाद बढ़ता है, उसको पता चलता है कि ये प्रोफेशन है क्या। दूसरा बेनिफिशरी इसका जो है वो क्लाइंट है, इसकी वजह से भी उसको एक ट्रस्टवर्दीनेस और ट्रांसपेरेंसी का पता चलता है कि मेरे मामलात को बामुताबिक कानून डील कैसे किया जाना है। तीसरा जो इसका बेनिफिशरी है वो प्रोफेशनल खुद है, क्योंकि उसको भी पता है कि मेरे ऊपर जब किसी ने कोई प्रेशर डालना है तो मैंने उसको रेजिस्ट कैसे करना, उसको आप एक पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हो। ये ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना जी। प्रोफेशनल जो है ही इज़ नॉट ए मेयर हायर्ड गन, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस उसकी साथ साथ चल रही हो। और चौथा जो इसका बेनिफिशरी है वो प्रोफेशन एज ए होल है। तो इसके 4 बेनिफिशरीज हैं मेरी निगाह में, पब्लिक, क्लाइंट, प्रोफेशनल एंड प्रोफेशन एज ए होल। अच्छा सर, ये बताइए, जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं जो वेस्ट में राइज हैं, क्या वो उसी तरह हमारे इंडो पाक में भी राइज हैं? वाई नॉट। प्रोफेशनल एथिक्स को आपका जो है लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट एंड बार काउंसिल रूल्स 1976 वो डील करता है। गालिबन ये चैप्टर 12 है, और रूल 134 ऑनवर्ड ये चलता है रूल 175B तक। तो उसको फर्दन अगर हम बैठ के डिस्कस करना शुरू करेंगे तो हमारे पास शायद इतना वक्त नहीं होगा। इसका एक जमाली जायज़ा जो है वो हम ले सकते हैं। अगर आप इसको कुरेदना शुरू करें तो ये जो कोड ऑफ एथिक्स हैं ये आपको अमेरिका में भी मिलती हैं। अमेरिकन बार एसोसिएशन ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने कोड ऑफ कंडक्ट एक मुरतब किया हुआ है, फिर न्यूयॉर्क कोड ऑफ लॉयर्स है, फिर एक है कोड ऑफ कंडक्ट जो सबसे पहले वहाँ मुरतब हुआ था अलबामा में, फिर कोड ऑफ कंडक्ट है यूके में,
फिर कोड ऑफ कंडक्ट को टच किया है इवन के यूनाइटेड नेशन बेसिक प्रिंसिपल ऑन द रोल ऑफ लॉयर, उसमें मेरा ख्याल है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन तो 28-29 के करीब उन्होंने भी रूल्स मुरतब किए हुए हैं और लॉयर्स की पेशा वाराना ड्यूटीज़ के हवाले से। पाकिस्तान के अलावा, इंडो पाक के अलावा, मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया में उन्होंने अपने अपने प्रोफेशनल एथिक्स जो हैं ऑफ कोर्स अपने अपने मुआशरों को देख के वो मुरतब किए हुए हैं। सर ये बताइए, जो कोड ऑफ कंडक्ट है इसे किस तरह बेहतर तरीके से इन्फोर्स किया जा सकता है हमारे सिस्टम में? आप क्या देखते हैं, क्योंकि आप बेंच पे भी रहे हैं, तो आपका जो तज्जिया है या आपका जो तजर्बा है वो इसमें बेहतर तौर पे आप हमें गाइड कर सकते हैं? अगर तो आप एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं तो दोनों तरफ चले, मैं प्रैक्टिकली इस पे बाद में आता हूँ, पहले इसको एकेडमिक्स के लेवल पे लेते हैं। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें मेरे ख्याल में सबसे पहले अवेयरनेस है वकला साहिबान की खुद, कि उनको बताया जाए। मैं ये समझता हूँ कि मैं चैलेंज नहीं कर रहा, खुदा ना खास्ता, मुमकिन है कई दोस्तों ने ये चैप्टर 12 पढ़ा ही ना हो, जिसका भी जिक्र हमने किया है। ये जो हैं कैनन्स जो चैप्टर 12 में है बार कौंसिल रूल्स में, तो पहले तो वकला साहिबान में इसकी अवेयरनेस की जाए, नंबर 1। नंबर 2, फिर पब्लिक को अवेयर किया जाए उन्हीं एथिक्स के हवाले से। मुझे पता होगा तो फिर ही बात आगे चलेगी ना। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेरा राइट था जिससे मैं डिप्राइव हो गया हूँ, और मेरे वकील साहब को कैसे बिहेव करना चाहिए था या कैसे परफॉर्म करना चाहिए था जो वो नहीं कर पाए। तो दोनों अतराफ़ की जो अवेयरनेस है, प्रोफेशनल्स की भी और पब्लिक की भी, ये ज़रूरी है। अब तीसरा जो इसमें मेरे ख़्याल में जो इससे भी बेहतर रोल परफॉर्म कर सकती हैं वो बार काउंसिल्स कर सकती हैं, कि वो जो उनका एक डिसिप्लिनरी प्रोसीजर है उसको उन्होंने किस तरीके से इफ़ेक्टिव बनाना है, ताकि अगर कोई ऐसी बात होती है विच इज़ अगेंस्ट द नॉर्म्स एंड अगेंस्ट दिस एथिक्स, तो वो लेके अगर किसी एक इदारे में जाते हैं फॉर सम डिसिप्लिनरी एक्शन, तो उसमें उनकी क्या आशकशोई होती है। एंड ओवर एंड अबव इसमें हम दूसरे ममालिक को भी देख सकते हैं कि वहाँ पे इस मामले को डील करने के लिए क्या किया गया माजी में, या एट प्रेजेंट वो क्या उनकी काविशें और कोशिशें हैं, उनको हम भी अपना सकते हैं। तो ये 2-3-4 बातें जो मैंने अभी आपसे की हैं, अगर ये हों तो इट कैन यील्ड गुड रिजल्ट। सर अगर बार काउंसिल्स की बात की जाए तो बार काउंसिल्स तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखा जाता है। उन्हीं वकला के वोट्स उनको चाहिए होते हैं, उसी से वो अपना निज़ाम सियासत का चलाते हैं। तो जब हम देखते हैं कि एक शिकायत का बार जाता है पंजाब बार काउंसिल की, अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या आपको लगता है कि इफ़ेक्टिवली एड्रेस की जाती हैं पब्लिक की, जर्नल लिटिगेंट्स की शिकायत जो कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से वायलेशंस होती हैं लॉयर्स की? आप क्या सजेस्ट करते हैं कि व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू इम्प्रूव इट? ये तो कोई एग्रीव्ड पर्सन बता सकता है कि उनकी किसी शिकायत को वहाँ पे प्रॉपरली अटेंड किया गया या नहीं, लेकिन जो मैं आपको बता चुका हूँ वो तो ऐसा सच है कि वहाँ डिसिप्लिनरी कमेटी पंजाब बार काउंसिल में है। जी बिल्कुल है। तो अगर इस किस्म के कोई मामलात हैं तो उनके इल्म में लाने चाहिए। अच्छा सर, मुख्तसरन बताइए कि कैनन्स क्या हैं, प्रोफेशनल एथिक्स? देखिए, प्रोफेशनल एथिक्स तो अगर कोई इसकी एग्जॉस्टिव लिस्ट है नहीं, जो कुछ भी आप समझते हैं अच्छा है उसको आप कैनन डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि बुराई को तो कोई भी पसंद नहीं करता, अच्छाई को सारे ही अप्रिशिएट करेंगे, वो किसी ज़ाब्ते में मेंशन हो या ना हो। जो एक लॉयर्स है उसके प्रोफेशनल एथिक्स में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, और अगर उन सारों को हम यहाँ डिस्कस करना शुरू करेंगे तो मेरा ख्याल है शायद हमारे पास वक्त थोड़ा पड़ जाएगा। बट सिंस आपने ये बात मुझसे पूछी है, और तो मैं मुख्तसरन ऐसे ही एज ए पासिंग रेफरेंस आपको बता जाता हूँ कि इसमें जो पहले नंबर पे हम देखते हैं वो तो ये देखा जाता है कि इसमें वकील साहब का स्कोप ऑफ रिप्रेजेंटेशन और एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है। वो मेरी अथॉरिटी है ना, विच एम्पावर्स मी, कि मैंने कहाँ तक जाना है और कहाँ तक मुझे इख्तियार दिया गया। अब जब इसको अगर आप इसके बहस में जाएंगे या वजाहत में जाएंगे तो दैट टेक्स टाइम। दूसरे नंबर पे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि डिलीजेंस,
वो आपने एक काम विच इज़ टाइम बाउंड वो आपने नहीं किया और वो आपने 3 दिन बाद अपने क्लाइंट को आगे कहा कि जी वो काम हो गया, तो उसके लिए किसी काम का नहीं, उसको कोई फ़ायदा नहीं। डिलीजेंस हो सकती है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, ये सबसे ओवर एंड अबव है मेरे ख्याल में। और इसको आप प्रिविलेज कम्युनिकेशन भी कहते हो, जो एक काउंसिल और एक साइल के दरमियान होती है और वो हर हाल में कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करता है। इसी वजह से आप ये कहते हो कि जो वकील है वो लोगों के राज़ों का अमीन होता है, वो लोगों के राज उसके पास बतौर अमानत पड़े होते हैं। आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि जब आपका क्लाइंट आपके पास आता है, वो आपको ब्लैंक पेपर्स पे साइन करके दे जाता है, वो आपको अंगूठे लगा के दे जाता है, वो आपके ब्लैंक वकालतनामे पे साइन करके चला जाता है। उसकी वजह यह है कि वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है, उसको ये पता है कि जो कुछ मैंने इनसे बात की है दैट इज़ टॉप ऑफ द लाइन, इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाएगा। फिर आपकी ड्यूटीज़ हैं टूवर्ड्स योर क्लाइंट्स, कि आपने उनके साथ क्या, उनकी केयर कैसे करनी है, उनके केस को आपने तैयार कैसे करना है, आपने उनका वक्त कैसे बचाना है। फिर आपकी ड्यूटीज़ हैं इवन टूवर्ड्स योर एक्स क्लाइंट्स जो पहले थे कभी, क्या किसी करंट क्लाइंट का कॉन्फ्लिक्ट उससे मुतसादम तो नहीं है, ठीक है जी। फिर आपकी ड्यूटीज़ हैं टूवर्ड्स कोर्ट, फिर आपकी ड्यूटीज़ हैं टूवर्ड्स योर क्लाइंट्स, टूवर्ड्स योर कोलीग्स, टूवर्ड्स द अपोजिंग काउंसिल। तो ये सारी बातें अगर आप लेके चलेंगे वन बाई वन, तो ये मेरा ख्याल है कोई 60-70 हैं जिनकी लिस्ट ये बन सकती है। हाँ, एक बात इसमें मैं मेंशन करना भूल गया कि ये जो आपकी प्रोफेशनल फ़ी है ये आपके इसी एथिक्स में आती है। और मैंने ज़ाती ज़िंदगी में देखा, और मैं दोस्तों से अक्सर ये बात कहा करता था, एंड टिल टुडे आई एम ऑफ दिस व्यू, कि जो वकील साहब जो हैं वो कॉन्फिडेंटली फ़ी नहीं ले सकते। मेरा ये ख्याल है उनको वकालत नहीं करनी चाहिए। ये सबसे अहम एक स्टेज होती है आपकी वकालत में। क्योंकि मेरा जो देखने में आया, मैंने देखा, अगर आप कहें तो मैं इस पे एक आधा वाक़या आपको सुना सकता हूँ जो मेरे हैं मुशाहिदे में। शुरू तो पहले यहाँ से करते हैं कि एक यंग वकील साहब जो हैं उनके पास ब्रीफ बहुत कम आता है। ज़ाहिर है अभी नई आमद है, तजर्बा नहीं है, वाकफ़ियत इतनी नहीं है। सपोज़ कि ब्रीफ उनकी टेबल पे आ गया, तो क्लाइंट जब उनसे फ़ी पूछता है तो फ़ीस के पूछते ही मेजॉरिटी जो केसेस मैंने देखे हैं वो वकील साहब का अपना ही रंग उड़ जाता है। अच्छा, इन द बैक ऑफ माइंड क्या चल रहा होता है, क्योंकि ये मेरी अपनी हड्ड बीती है, ये मैं इसलिए भी उसको ज़्यादा इसकी मैं वजाहत कर सकूँगा। उस नौजवान के जहन में जो बात चल रही होती है वो ये चल रही होती है कि यार अगर मैंने ज़्यादा फ़ीस मांग ली तो ये साहब कहीं भाग ही ना जाएं, और कहीं मैंने कम फ़ीस ले ली तो सारी ज़िंदगी मुझे ही पछतावा ना रहे। अब वो उस बात को ना एक डिफरेंट डाइवर्शन में ले जाने की कोशिश करता है, फ़ीस को होता है नहीं भी कर रहा। वो अपने क्लाइंट को ये कहता है कि ये आपने क्या बात कर दी, वो आप जिस रेफरेंस से आए हो मेरे लिए तो वो नाम ही बड़ा मोहतरम है, और मैं तो उस रेफरेंस की मौजूदगी में आपसे पैसों की बात भी नहीं करना चाहूँगा। आप तो मेरे भाई हो, मैंने तो आपको क्लाइंट समझा ही नहीं। तो भाइयों वाली बात है यार, इसमें कौन सी पैसे आ जाएंगे आ जाएंगे। तो मैंने जो सीखा अपने उस्ताद इकराम से वो ये था कि फ़ीस जो है ये साइल और वकील का रिश्ता बनाती है। जिस तरह किराया जो है ना ये टेनेंट और लैंडलॉर्ड का रिश्ता बनाता है ना, फ़ीस के बगैर वकील और साइल का रिश्ता नहीं बन सकता। तो इसलिए आपको फ़ीस तय करनी है। अच्छा, अब अगर आप मुझसे ये अलबत्ता पूछें तो वो मैं आपको बताऊंगा, शायद वो हमारे यंग दोस्तों को कोई नहीं बताता, कि जब फ़ीस डिमांड की जाती है तो कौन से वो फैक्टर्स जो होते हैं बंदे के मद्देनज़र। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ, डू यू थिंक कि अगर एक बंदा आपके पास आए और वो आके आपको कहे कि जी मैं एक 13-20-65 के केस में इन्वॉल्व हो गया हूँ और आप मेरी ज़मानत करा दें, तो आपका क्या ख्याल है? आप उसको कहेंगे कि मुझे 2 करोड़ रुपया फ़ीस दे दें? ये गो कि आप डिमांड कर सकते हो, आप पे पाबंदी कोई नहीं है। लेकिन जब आप एथिक्स की बात कर रहे हो तो एथिक्स में फ़ीस को तय करते वक्त 5-6 बातें हैं जो आपके मद्देनज़र होती हैं और रहनी चाहिए। मसलन सबसे पहले आप उसमें ये सोचते हो
कि ये जो केस मेरे पास आया है इस पे मेरा वक्त और लेबर कितनी है, ठीक है ना। हो सकता है वो एक बड़ी कुछ चेकर्ड किस्म की हिस्ट्री हो उस केस की, और उस केस के फैक्ट्स जो हैं उनकी मार्शलिंग में ही आपको 2 दिन लग जाएं, 10 दिन लग जाएं, 15 दिन लग जाएं, वगैरह वगैरह। तो वो लेबर और वो टाइम, ये एक आपका गाइडिंग फैक्टर है उस फीस को डिटरमिन करने के लिए। दूसरी बात जो आपने उसमें देखनी है वो ये है कि इसमें कोई नोवेल्टी या डिफ़िकल्टी ऑफ क्वेश्चन तो नहीं है जो इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, अगर उसमें कोई ऐसी जिद्दत है जो आप समझते हो कि उसमें आ सकती है, या वो जो पॉइंट उस केस की एजुडिकेशन के लिए उसमें इन्वॉल्व है, उसमें मुझे कितनी मेहनत दरकार है, ये फैक्टर आपके मद्देनज़र हो सकता है। तीसरी बात जो आप सोच सकते हो या आपके मद्देनज़र रहनी चाहिए वो ये है कि उस एरिए में या उस टाउन में कस्टमरली उस किस्म के केसेस में कितने पैसे वकला साहबान चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगला स्टेप जो आप देख सकते हो वो ये हो सकता है फ़ीस को तय करते वक्त कि ये जो है इसमें कितना अमाउंट इन्वॉल्व है और उसका रिज़ल्ट क्या होगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं लिंक अब इस बात से करने लगा हूँ कि फ़ीस आप यकमुश्त भी तय कर सकते हो, और बिलखसूस अमेरिका में और यूरोप में तो आपको पता है वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। वो कहते हैं जी कि इस तरह हो गया तो आप इस तरह कर लीजिएगा, इतने पैसे आप रख लें, इतने हम रख लेंगे। तो ये भी डिपेंड करता है। और ओवर एंड अबव जो मैं समझता हूँ वो वकील साहब ने ख़ुद देखना होता है कि मेरी स्टैंडिंग क्या है, मेरा चैम्बर क्या है, मेरी रिप्यूट क्या है, और ये 6-7 बातें जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो फिर आप फ़ीस डिमांड करते हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वेयर एवर यू आर, फ़ीस मैं समझता हूँ बंदे को हमेशा अच्छी क्लेम करनी चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए कि आपने बात आगाही की कि बुनियाद ही आगाही है, लेकिन आगाही के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर वो एक तिश्नगी हो पढ़ने की, और फिर एक जुस्तजू हो कि मैंने वो इन्फॉर्मेशन, वो मियाद, वो मवाद लेना है। अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो फिर आगाही कैसे आएगी? देखिए, आपके ज़िम्मे है सच बोलना और सच का प्रचार करना। अगर अल्लाह ने आपको इतनी ये इल्म दिया है और आपको ये सोच और तौफीक दी है तो सच की बात बरमला करते जाइए और फैलाते जाइए, और 100 बंदे में कीजिए। समझ लें कि अगर एक बंदे ने भी आपकी बात पे अमल कर लिया तो फिर दिए से दिया जलता जाएगा, और इंशाल्लाह कोई पढ़ता है या नहीं पढ़ता तो ये आप जो काम कर रहे हो इसका प्रचार करेंगे तो इसके अच्छे रिज़ल्ट आएंगे, अच्छे नताइज बरामद होंगे। अच्छा सर, ये बताइए एथिक्स की हमें एग्ज़ाम बता दीजिए ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, लिसनर्स हैं, उनके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी। एथिक्स की एग्ज़ाम तो बहुत सारी है, लेकिन जो इस वक्त मेरी याददाश्त में है वो 4-5 मैं शायद आपको बता सकूं। एथिक्स में एक तो है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स। उसमें ये है कि वेयर यू डिटरमिन्स व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। अच्छा, एक इसकी किस्म है जिसको आप बोलते हो टेलियोलॉजिकल एथिक्स। टेलियोलॉजिकल एथिक्स वो होते हैं जिनमें वो कहते हैं कि एंड रिज़ल्ट ठीक हो, आगाज़ में या दरमियान में अगर कोई गलती भी हुई है तो वो खैर है। मसलन किसी की जान बचाने के लिए आपने झूठ बोल दिया। अब झूठ बोलना एक गलत अमल है, लेकिन आपके उस गलत अमल की वजह से अगर किसी का भला हो गया तो वो कहते हैं इट इज़ एक्सेप्टेबल। ये टेलियोलॉजिकल एफर्ट्स में उसमें एथिक्स में आ जाता है। नेक्स्ट जो आपने सुना है जो ज़्यादा प्रेवलेंट है और चल रहा है दौरे हाज़िर में, वो है यूटिलिटेरियन। तो उसमें ये है कि मैक्सिमम गुड या मैक्सिमम हैप्पीनेस। उसकी मिसाल मैं ये दे सकता हूँ, जैसे अभी कुछ अर्सा पहले एक दुनिया पूरी में ये पेंडेमिक फैली और बाद वज़ा उन्होंने उसके लिए जो है वो उसकी फाइज़र वालों ने इजाद की वैक्सीन थी और डिफरेंट कंपनीज उसके मुकाबले में आई। फिर उन्होंने उसका कंपैरेटिव स्टडी किया और फिर देखा कि किस वैक्सीन के जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, किसके ज़्यादा हैं।
और जिसके कम थे वो अपना ली गई। तो मैक्सिमम गुड जो है वो यूटिलिटेरियन एथिक्स में आता है। और लास्ट इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसकी तफसील में मैं जाऊँगा तो वो टाइम शायद हमारे पास ना हो। अप्लाइड एथिक्स आप जिसको बोलते हैं, इस अप्लाइड एथिक्स में कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे राइट्स ऑफ एनिमल हैं या वॉर रिलेटिंग क्राइम्स हैं, इस तरह के जो हैं वो अप्लाइड एथिक्स में आते हैं। तो ये 4 इकसाम जो हैं ये ज़्यादा इस वक्त प्रेवलेंट हैं। दिस इज़ हाउ आई फील। सर, इसमें कोई रोल बता दें जुडिशरी का, या बतौर जज आपका एक्सपीरियंस है कि किस तरह जो है एथिक्स। सर, एक चीज़ मैं जो देखी एथिक्स का, मैं जो शेयर करना चाहूँगा, एथिक्स में हमने ये देखा कि जब मैं वेस्ट में था, हमें ये बताया गया कि आपने अपने मुकम्मल केस डिफेंसेस कोर्ट के सामने और अपोजिंग काउंसिल के सामने रख देनी है, ठीक है ना। कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो कंसीलमेंट में है। ये एथिक्स में है, बिल्कुल है। लेकिन हमारे यहाँ ये देखा गया फौजदारी में ख़ास तौर में कि भाई चीज़ छुपा के रखो, आखिर में आपने एकदम उसको यॉर्कर मारना है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि हमें बताने वाले हमारे मेंटोर्स या हमारे असातिज़ा या सोसाइटी में हमारा ऐसा एक सोच है प्रेवलेंट कि आप अपने मुखालिफ को बिल्कुल आखिर में उसको एकदम हैरान कर दें बता के। तो ये लीगल एथिक्स आप किस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि इसको किस तरह ओवरकम किया जा सकता है? मैं कुछ 35 साल पहले मुल्तान गया एक केस के सिलसिला में बतौर वकील। तो मैं एक वकील साहब की सीट पे बैठा था जो उम्र में मुझसे कहीं बड़े थे। उनके पास एक पार्टी आई, उन्होंने अपना ब्रीफ रखा और उनको सारी उस पर ब्रीफिंग की। अब मैं उनको बड़ा अटेंटिवली सुन रहा था। मेरी चूँकि उम्र छोटी थी और शायद वो उस उम्र में एक पंपोसिटी बड़ी होती है बंदे को कि मैं बताऊं कि मैं क्या चीज़ हूँ। और मैं उनको ये बताना चाह रहा था वकील साहब को कि आपने जो किया ठीक नहीं किया। और उन्होंने किया ये कि उन्होंने सारे उनके डॉक्यूमेंट्स लिफाफे में डाले और उन्होंने कहा जी मैं आपका केस नहीं करना चाहता, ये आप ले जाइए। वो चले गए। वो वकील साहब ऑलरेडी मेरे लिए चाय ऑर्डर कर चुके थे। मैं उनके पास बैठ के चाय पी रहा था। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी आप मुझसे बड़े हैं, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं आप बुरा तो नहीं मानेंगे? वो कहने लगे जी बताइए। मैंने कहा मुझे आप ये बताएं कि वो आपसे केस का ठेका करने आए थे, वो आपको यही कह रहे थे कि हमें हर हाल में ये रिज़ल्ट दें? वो कहने लगे नहीं। तो मैंने कहा जी वकील का काम तो मेहनत करना है, आपका सिर्फ ये काम था, आप मेहनत करते, आपने अपने क्लाइंट को वापस क्यों कर दिया? ये आपने ठीक नहीं किया। तो उन्होंने एक मुझे कुरान करीम की आयत रेफ़र की जो मुझे आज तक याद है। वो कहने लगे कि मेरा जो मशगला है वो ये है कि मैं फ़ारिग वक्त में कुरान करीम पढ़ता रहता हूँ और कुरान की एक आयत ये है कि व तावनु अलल बिर्र व तक़वा, कि तावन करो सिर्फ नेकी और तकवा के कामों में। तो मैं जो समझता हूँ कि जो केस साफ़ सुथरा होता है और सच्चाई पे मबनी होता है वो मैं कर लेता हूँ, जो नहीं होता वो मैं वापस भेज देता हूँ। राज़िक मेरा खुदा है, रिज़्क़ मुझे अल्लाह ने देना होता है, वो मुझे दे देता है। मेरे पास दुनिया जहान की हर चीज़ जो है वो पड़ी हुई है अल्लाह के ख़ास करम से, इसलिए मैं इस किस्म की चीज़ों की परवाह नहीं करता। तो अब ये सारा किस्सा सुना के मैं आपकी बात की तरफ आ रहा हूँ कि मैंने ये बात आपसे शुरू में भी किया, जब आपने ये बात इंटरव्यू शुरू किया था तो मैंने ये कहा था कि हर वो काम जिसका ताल्लुक़ अच्छाई से हो सकता है वो एथिक्स के शोबे में आ सकता है। वो एथिक्स ही हैं। जो काम, कोई ऐसी बात जिसका ताल्लुक़ सच्चाई से है वो एथिक्स में ही शुमार होगी। अब कुरान करीम की ये हिदायत जो मैंने आपको सुनाई है कि वो तावनु अलल बिर्र व तक़वा, इससे बढ़ के क्या हो सकता है? दैट इज़ डिवाइन लॉ। हमें अच्छाई के काम करने चाहिए और वो काम करने चाहिए जो सच्चाई पे मबनी हो। सर, इन दी एंड एनी नगेट्स ऑफ एडवाइस फॉर द यंगस्टर्स? नगेट्स ऑफ एडवाइस ये हैं जी कि जब एक काम आप पूरे खुशू व खुदू के साथ करते हैं ना, उसका ज़्यादा मज़ा आता है। अगर मैं वकील हूँ
तो फिर मेरा ओढ़ना बिछोना भी वकालत ही होनी चाहिए। अगर मैं वकील हूँ तो मेरा रवैया भी वकील जैसा होना चाहिए। अगर मैं वकील हूँ तो मेरा लिबास भी वकील वाला होना चाहिए, और मेरा जो एक्शन और रिएक्शन है टूवर्ड्स पब्लिक, टूवर्ड्स कोर्ट, टूवर्ड्स क्लाइंट, टू माय कोलीग्स, वो बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए। और इसके लिए कोई ज़्यादा लंबी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा देर तक आपको गोताज़न रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप इस पे आपको 10 एनेक्टमेंट्स मिल जाएंगी, वो ज़रूर पढ़िए, लेकिन मैं सिर्फ ये ज़रूर कहूँगा कि जो पंजाब बार कौंसिल के रूल्स हैं 134 से लेके 175B तक, अगर हम सिर्फ वो भी पढ़ लें तो हमारा बहुत भला हो सकता है, बहुत इम्प्रूवमेंट आ सकता है। अच्छा सर, ये बताइए, आपने बड़ी खूबसूरती से बयान किया कि फ़ीस लेनी कैसे है, लेकिन आप हमारे हालात देखें, इस सोसाइटी के मामलात देखें। यहाँ जो आपके पास आता है वो आपके किसी करीबी ताल्लुक़ से आता है, वो आते साथ ही कहता है मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरी बहन हूँ, हमसे तुम फ़ीस लोगे, घर वालों से फ़ीस लोगे। तो इन सारे मामलात को सामने रखते हुए एक यंगस्टर्स कैसे तय कर सकता है फ़ीस मुनासिब उस केस के हवाले से? देखें, बतौर वकील आपके पास जो भी केस आएगा, नॉर्मली वो किसी रेफरेंस के ज़रिए आएगा। आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, वो आपके अजीज़ व अकारब हो सकते हैं जिन्होंने उसको रेफ़र किया। अब उसका आके ये कहना कि मैं आपका भाई हूँ या मैं आपका अजीज़ हूँ और आप मुझसे फ़ीस ना लें या कम फ़ीस लें, ये तो उसकी रिक्वेस्ट हो सकती है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उसकी इस रिक्वेस्ट के पाबंद हो। लेकिन मैंने अभी आपके एक पहले सवाल के जवाब में ये कहा है कि मेरी निगाह में जो वकील साहब फ़ीस ले ही नहीं सकते, उनको वकालत करनी नहीं चाहिए। एक आपको मैं बताता हूँ, बड़े बूढ़ों ने जो बातें तय की हुई हैं ना, वो बड़ी ज़बरदस्त है। किसी दौर में जब मैं इस प्रोफेशन में एंटर हुआ तो मुझे ऐसे लगता था कि हमारे जो सीनियर्स जो हैं ना, ये बड़े सख्त दिल के लोग हैं। ये पैसों के बगैर बात ही नहीं करते, ये जब तक पैसे मुकम्मल निकलवा नहीं लेते ये वकालतनामे पे साइन नहीं करते, ये उनको प्रॉपरली अटेंड नहीं करते। लेकिन वक्त ने ये साबित किया कि वो जो कुछ करते थे, प्रोफेशन का तकाजा यही है और उनका प्रोफेशनल बिहेवियर यही होना चाहिए था। एक वाक़या मुझे याद आ गया आपके सवाल के, वो मुकम्मल जवाब है इसी वाक़या में। मेरी एक आदत थी कि जो भी सवाल मेरे ज़हन में आता था ना, वो मैं अपने सीनियर से करता ज़रूर था, वो उनको भले अच्छा लगे या ना लगे। मैं उनके पास बैठा हुआ था तो उनकी कोई करीबी रिश्तेदारी थी किसी से, तो वो साहब जो थे वो उनके दफ्तर में आए। तो इतना मुझे याद है कि फ़िरोज़पुर रोड पे ना उनके कोई बड़े बड़े गोदाम थे 2-3। तो उन्होंने आके कहा कि वो हमारे जो मालिक मकान है ना जी, या मालिक दुकान है, वो हमें वहाँ से ना गैर कानूनी तौर पे बेदखल करने की धमकियाँ दे रहे हैं, तो ये हमें कोई स्टे लेके दें ताकि वो हमें बाहर ना निकाल सके। अब मैं साइड पे बैठा हुआ हूँ, सुन रहा हूँ सारा कुछ। नया मैं प्रोफेशन में आया था, तो उन्होंने सारी गुफ्तगू उनसे सुनी और सुनने के बाद उन्होंने कहा जी मैं अंकल आपको कितनी फ़ीस दे दूँ? उन्होंने कहा आप 3 दावे होंगे, 3 गोदाम है ना? हाँ जी हाँ जी। उन्होंने कहा आप 3 लाख रुपया दे दें। तो मुझे ये बड़ा जैसे एक झरक नहीं लगती बंदे को। मैंने कहा 3 लाख रुपया। बहरहाल उन्होंने 3 लाख रुपया कहा, उन्होंने पे कर दिया, वो चले गए। और ये मेरा वो दौर था जब मुझे कुछ भी पता नहीं था, ना मैं दावा ड्राफ्ट करवा सकता था, ना मुझे समझ थी इसके कौन से पैरे में क्या बात लिखनी। उन्होंने ख़ुद ही ड्राफ्ट करवाया, मुंशी साहब जाके दायर कर आए, मैं सिर्फ वहाँ पे गया और जज साहब के पास पेश हुआ। उन्होंने कहा जी स्टेटस को। अगली तारीख पे गए तो दूसरी पार्टी आ गई, तो उन्होंने आके कहा जी हम इनको गैर कानूनी तौर पे बेदखल नहीं करेंगे। तो जज साहब ने उनका बयान लिखा, दावा जात जो थे वो डिस्पोज ऑफ कर दिए। अब मैं वापस आ गया ऑफिस। मैंने आके अपने सीनियर को कहा, मैंने कहा सर मुझे एक बात बताइए, ये 2-2 सफ़ात के दावे थे और मैं अगर मुबालगा करूं तो मैं अदालत में शायद 1.5 से 2 मिनट बोला हूँ, केसेस उनके डिसाइड हो गए। आपके
कराबतदारी भी है, अजीज़दारी भी है उनसे, तो ये आपने ज़्यादती नहीं की, उनसे 3 लाख रुपया ले लिया। वो कहने लगे नहीं। मैंने कहा जी वो कैसे? कहने लगे मेरे ये ज़ाती इल्म में है कि ना इनके वालिद साहब की एक लिटिगेशन जो थी वो 1964 से लेके तो 74 तक चलती थी, तो मैं तो तब भी वकील था, तो तब तो ये मेरे पास नहीं आए। तो अब ये इनफैक्ट मेरे पास नहीं आए थे, अब ये एक अच्छे वकील के पास आए थे। तो मैं अगर अच्छे वकील की फ़ीस न लेता तो फिर मेरा इमेज ख़राब हो जाता। मैंने कहा सर आप सही कह रहे हैं, मैं गलत हूँ, मेरी सोच गलत है, आपने जो किया आपने बिल्कुल ठीक किया। तो आपने कतन इस बात से नहीं घबराना, आपने कतन इस बात की परवाह नहीं करनी कि कोई आपसे क्या कह रहा है। वो जो तरीका आपको बता दिया है, अगर आप समझते हैं कि आप उस केस को कर सकते हैं और कर पाएंगे, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखिए और मज़े से अपनी फ़ीस डिमांड कीजिए और इन बातों से कभी भी मरूब नहीं हुआ करते। सर थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने आज का प्रोग्राम देखा और बहुत अच्छी बातें हमें सुनने को मिली। उम्मीद है कि आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।